हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सेट के बारे में। एमपी सेट होता क्या है और एग्ज़ाम कब हो सकता है। जो पहले नोटिफिकेशन जो आया तो उसमें कितने विषय थे, 2018 के में कितने विषय थे, कितनी फ़ीस थी, ये सब बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद जब भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसका भी वीडियो बना दूँगी मैं। तो देख लेते हैं। एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एमपी सेट का ओल्ड पेपर, सिलेबस का वीडियो, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर सभी का वीडियो जियो अकेडमी में अपलोडेड है। आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो एमपी सेट है वो सहायक प्राध्यापक पद की भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा है और ये एमपी में ही लागू होगा। ठीक है ना। यदि आपने नेट क्वालिफाई करा है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दें तो भी चलेगा, ऐसा है। और तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या था उस बार 2018 में। 19 विषयों पर एग्ज़ाम हुआ था और कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी थे। मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है तो आप जियो अकेडमी में देख लेना। तो चलो देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। एक चीज़ और है ना, उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। देखो, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन विधि से आयोजित होगी परीक्षा। इसके बाद इस बार लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, 75% चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन हो रहे हैं। ठीक है ना। तो और आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2017 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वो पुनः उसी विषय में 2018 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें, नहीं तो उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, है ना। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में 2018 से पूर्व यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश स्लेट एंड सेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वह मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो 2017 में एग्ज़ाम दिया आपने, फिजिक्स से दिया, फिजिक्स से क्वालिफाई हो गए और आपके पास प्रमाण पत्र आ गया। ठीक है। तो आप जो भी 2022 में जो पेपर होगा, 2023 में जो पेपर होगा, उसमें यदि आपने फिजिक्स से फिर से अप्लाई किया तो आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और आप आवेदन के लिए भी आप मतलब आवेदन नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आवेदन ना करें, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्हें प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करना। यदि आप 2018 का नेट या स्लेट क्वालिफाई कर लिया है, और क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ऐसा कह रहा, तो मुझे लगता है कि आने वाले नोटिफिकेशन में भी यही रहेगा। ठीक है। तो ये करना है आपको कि आवेदन नहीं करना है। और एक बात और, जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आए उसको अच्छे से पढ़ो, रीड करो, समझ में ना आए तो लोगों से पूछो, लेकिन ये नहीं कि भर दो फॉर्म, आ गया है नोटिफिकेशन फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं करना। और एक बात और, एक बात का ध्यान रखना कि 2022 या 2023 में जो एग्ज़ाम होगा एमपी सेट का, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 2023 में एग्ज़ाम होगा। दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन और फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, या कि फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन और फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा है। तो ये तैयारी अच्छे से रखें। और क्या बात करनी थी, हाँ, जैसे मान लो आपने उस बार फिजिक्स से डाला था, आपके पास आपने एमएससी मैथ्स से कर ली इस बार, तो एमएससी मैथ्स से आप डाल सकते हो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट से आप डाल सकते हो, है ना। दो सब्जेक्ट से नहीं, मतलब क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा, जैसे किसी ने बीए करा है तो बीए करने के बाद किसी ने एमए हिंदी कर लिया, फिर उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस से भी कर लिया। ठीक है ना। तो सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट से अभी इसमें डाल पाओगे, है ना, फॉर्म, ऐसा है। तो उस बार जो फॉर्म का चार्जेस था कितना था, 1200 रुपये था यूआर वालों के लिए। ठीक है। और जो एससी एसटी और ओबीसी उनको 600 रुपीज़ था। चलो अब आगे देख लेते हैं। एक बात को ध्यान रखें, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यूआर में ही आएंगे, भले ही वो एससी एसटी या ओबीसी हैं अपने राज्य में, लेकिन यहाँ यूआर में आएंगे, इस बात का ध्यान रखें। चलो और आगे देख लेते। देखो 19 विषयों से हुआ था पेपर। ठीक है। सभी के सिलेबस का वीडियो बना दिया है मैंने। चलो आगे स्क्रॉल करती जा रही हूँ। आप तो इन डिटेल में जब आएगा नोटिफिकेशन तो पढ़ लेना। चलो अब हम देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि पीजी उत्तीर्ण कर लिया है आपने, या कि फिर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप पात्र होंगे। एक बात और, बात का ध्यान रखना है,
एक और चीज़ लिखी है, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो यूआर से बिलोंग करते हैं उनके 55% होना चाहिए। यदि 55% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। और जो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, वो दिव्यांग हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो वो वैलिड होंगे यदि उनके मतलब 5% रिलैक्सेशन है, 50% तक आपको चांसेस मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अंक होना चाहिए। अब इसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में है, मतलब अंतिम वर्ष मतलब जैसे बोलते हैं ना फाइनल ईयर में है, या तृतीय सेमेस्टर में हो या कि फिर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हो, तो भी इस फॉर्म को वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यदि परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी बात है, अच्छा मौका मिल रहा है। उक्त अभ्यर्थी की परीक्षा में पात्र होने पर अर्हता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब सेट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक होंगे। मतलब आपने एग्जाम दे लिया, परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, ठीक है, परीक्षा परिणाम घोषित हो गया आपका सेट का, और उसके बाद हाँ घोषित हो गया और आपका भी पीजी का रिजल्ट आ गया, 2 वर्षों में आ गया, तो यदि आपके यूआर से बिलोंग कर रहे हो तो आपके 55% होना चाहिए पीजी में। ठीक है, और यदि जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, दिव्यांग हैं, ईडब्ल्यूएस है, यदि उनके पीजी में 50% हैं तो इस मतलब ये होगा कि उनका प्रमाण पत्र आप मिल जाएगा 2018 वाला, मतलब 2022 को जब एग्ज़ाम होने को है उसका आपको एमपी सेट का प्रमाण पत्र मिल सकता है यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है ना, मतलब सार कहने का मतलब ये है यदि आप तृतीय सेमेस्टर में हो या चतुर्थ सेमेस्टर में हो और आपने इस फॉर्म को भरा है, सेट का मतलब भरोगे, यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो लेकिन आपका ना तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट आया ना कि फिर चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया और एमपी सेट का रिजल्ट अनाउंस हो गया, उसके 2 वर्षों तक यदि आपने पीजी में यदि जो यूआर से बिलोंग करते हैं उनके 55% हुए तो आप पात्रता प्रमाण पत्र के लिए मतलब पात्र होंगे। और इवन जो एससी एसटी या ओबीसी हैं यदि उनके पीजी में 50% भी हैं तो वो पात्र होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी पात्र होंगे। ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं। देखो, और जो पीएचडी हैं जिनका 9 दिसंबर 1991 से पूर्व पीएचडी डिग्री है प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर में 5% की छूट मिली है ना, मतलब जैसे यूआर वाले हैं तो भी उन्हें 5% की छूट मिलेगी, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, लेकिन पीएचडी किया है उन्होंने और वो कब मतलब इससे पूर्व किया हो, 19 सितंबर और 1991 से पूर्व किया हो तो 5% की छूट मिल जाएगी पीजी में। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश की किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा। उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष होगा। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखो, 19 विषयों में आयोजित की जा रही जिसमें संबंधित विषय में उसके सह विषय भी दिए गए, मैंने उसकी लिस्ट बता दी है आपको। और स्नातकोत्तर उपाधि धारक या अध्ययनरत अभ्यर्थी केवल एक विषय हेतु आवेदन कर सकेंगे, ओनली 1 सब्जेक्ट वैलिड रहेगा आपका। ठीक है ना, और देख लेते हैं और क्या लिखा है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं को किसी एक मुख्य विषय या सह विषय हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी भ्रामक जानकारी देकर 2 विषयों में आवेदन करता है तो उसकी सत्यता ज्ञात होने पर पात्रता निरस्त की जा सकती है। अतः 2018 मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ 2018 में अभ्यर्थी मात्र एक विषय में ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, मतलब आप एक ही विषय से आप फॉर्म भर सकते हो एमपी सेट का। ठीक है ना, ये सब कुछ दिया गया है इन डिटेल में। चलो अब आगे और देख लेते हैं।
एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी विश्वविद्यालय की सूची है, मतलब जो वैलिड बोलते हैं ना यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय यदि है मतलब अप्रूवल रखता है तो वहीं से आपने पीजी करी है। यदि फेक यूनिवर्सिटी से करी है तो माना नहीं होगा आपका पीजी, ठीक है ना। चलो अब और आगे देख लेते हैं, एक मिनट, परीक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं। 2 प्रश्न पत्र हुए थे उस बार, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। और कैसे क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उस बार, और 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन थे और जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य था। इसका सिलेबस का वीडियो और सब बना दिया है मैंने। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न हल करने होंगे, मतलब सभी प्रश्न हल करना था और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। प्रथम प्रश्न पत्र पर कुल 100 मार्क्स का था, मतलब 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। परीक्षा अवधि 1 घंटा 60 मिनट थी, मतलब 1 घंटा या 60 मिनट थी उस बार, ठीक है, रहेगी। और सेकंड में देख लेते, सेकंड पेपर में मतलब पहला पेपर कैसा था, 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, मतलब 100 मार्क्स का था। अब हम सेकंड पेपर को देख लेते हैं, जिसमें जो आपका भी सब्जेक्ट होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और 2 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल कितने होगा 200। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, सत्य रहेगा, कथन और कारण रहेगा। ये सब मतलब ये सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पूर्णांक का और 200 पूर्णांक का। पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा 100 पूर्णांक का रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी अनिवार्य रहेगा। इसी तरीके से 200 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी विषय मतलब सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। जो पहला पेपर रहेगा उसमें 1 घंटे का समय मिलेगा, जो दूसरा पेपर रहेगा उसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं, जो भी दिव्यांग हैं या कि फिर जिनके पास प्रॉब्लम है, तो 20 देखो, प्रथम प्रश्न पत्र में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र में 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। चलो एक बात और है, अब हम बात करेंगे किसकी, इसका जो परिणाम होगा किस तरीके से जारी होगा। प्रथम चरण में सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थी की सूची बनाई जाएगी जो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए हों। उक्त सूची में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में 40% अंक होने चाहिए, है ना। और जो आरक्षित श्रेणी हैं, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर हैं, दिव्यांगजन हो गए, अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में 35% प्राप्त अंक करने होंगे, है ना। मतलब 40% इनका है, किनका, यूआर वालों का, और एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35% है। इस बार पता नहीं क्या होता है, ये नहीं कह सकती मैं, लेकिन ये है ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। इस संख्या के 6% को आहार्य संख्या घोषित किया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड चरण में क्या है, प्रथम चरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति जो चल रही है, जैसे एससी एसटी कितने % है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी मतलब अदर स्टेट से हैं या कि फिर मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो भी यदि वो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, वो अपने स्टेट में हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में वो यूआर में ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें और क्या बात रखी गई है कि यदि दिव्यांग वालों को 40% ही यदि है उनमें, मतलब बोलते हैं ना कि निःशक्त हैं, तभी उनको वैलिड किया जाएगा उनका सर्टिफिकेट, मतलब दिव्यांग में क्वालिफाई करते हैं तो, है ना। और पात्रता परीक्षा हेतु यात्रा व्यय नहीं मिलेगा, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या कि फिर ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है ना। फीस कितनी रहेगी, फीस तो पहले ही बता दी है मैंने, 1200 रुपये रहेगी और 600 रुपये रहेगी किसकी,
नॉन क्रीमी मतलब जो भी हैं, जैसे आरक्षित श्रेणी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांगजन श्रेणी, इन सब की 600 रुपये रहेगी। ठीक है ना। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, इस वजह से ये सारा कुछ दिया गया है। इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस टाइम की। चलो, ये तो मैंने बता दिया है सह विषय कौन कौन से रहेंगे। 19 विषयों पे हुआ था। मैं धीरे करके स्क्रॉल करती हूँ क्योंकि मैंने बार बार बता दिया है, तो आप इस बार मैं सिर्फ स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। जैसे केमिकल साइंस में है ना, एमएससी करिए आपने, सबका डिटेल वीडियो बना दिया है मैंने, तो आप सेपरेट जा करके देख लेना। और जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है उनको इंक्लूड करवा लेना, आंदोलन करके, अपने एफर्ट्स लगा करके। अदरवाइज़ ये लोग इंक्लूड ही नहीं करेंगे, है ना। एजुकेशन भी को भी इंक्लूड करवा लेना, और किसको, साइकोलॉजी को भी इंक्लूड करा लेना, कंप्यूटर साइंस को भी इंक्लूड करा लेना। ठीक है, थैंक यू।